Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं प्रयागराज से भगवान दास आपका स्वागत करता हूँ। किसने कहा था मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जात और एक ईश्वर है? ये काफी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जात और एक ईश्वर है, किसने कहा था? महात्मा गांधी, नारायण गुरु, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो इसमें नारायण गुरु ने कहा था महात्मा गांधी। इसमें एक आपको बातचीत का अंश हम बता दें। एक बार महात्मा गांधी और नारायण गुरु में बातचीत हुई तो महात्मा गांधी ने कहा था कि गुरुजी, किसी पेड़ के सभी पत्ते बराबर नहीं होते। उनके कहने का मतलब कि जातीय व्यवस्था बराबर नहीं रहती, कोई ऊंच नीच रहता ही है। उस पर नारायण गुरु ने कहा था कि महात्मा जी, अगर उन पत्तों को निचोड़िए तो जो रस मिलेगा उनका स्वाद एक ही होगा। तो नारायण गुरु थे, ये साउथ के धर्म सुधारक थे। लोकहितवादी उपनाम से कौन समाज सुधारक जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। ये काफी स्कॉलर थे और जज थे, समाज सुधारक थे, इसलिए इनको लोकहितवादी कहा जाता है। किस वायसराय ने कहा था भारत के लिए राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? लॉर्ड लीटन, कर्जन, चेम्सफोर्ड, रिपन। तो लॉर्ड कर्जन कहे थे कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। रेलवे में विदेशी पूंजी निवेश को या दूसरे की पत्नी के सिगार पटार का खर्च उठाने जैसी बात है। स्टूडेंट्स, इसमें जो ऑप्शन दिया है तिलक, नौरोजी, गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो इसमें तिलक था। तिलक ने कहा था कि अंग्रेज जो भारत में रेलवे का विस्तार कर रहे हैं ये वैसे ही है जैसे या दूसरे की पत्नी के सिगार पटार का खर्च उठाने जैसी बात है। उनके कहने का मतलब था कि रेलवे का जो निर्माण किया जा रहा है भारत में किया जा रहा है, विदेशी पूंजी से किया जा रहा है, लेकिन भारतीय लोगों को इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का लक्ष्य था कि हम भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक किस तरह से सैनिकों का ट्रेवलिंग करा सके और जो व्यापार में आंतरिक भाग से माल को लेकर के बंदरगाहों पर कैसे जाए, ये प्राथमिक उद्देश्य था रेलवे का, जिसमें भारतीय लोगों का कोई कल्याण निहित नहीं था। इसीलिए उन्होंने कहा था कि यह दूसरे की पत्नी के सिगार पटार का खर्च उठाने जैसी बात है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सोशल कांग्रेस 1904 में भारत के लिए स्वशासन की मांग किसने उठाई? देखिए, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत के लिए स्वशासन की मांग उठाई। तो इसमें दादा भाई नौरोजी होंगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम भीखाजी कामा हरदयाल, इनका भी अपना अलग अलग काम है। मैडम भीखाजी कामा ने भारत का तिरंगा फहराया था अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस 1904 में भारत के लिए स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने रखा था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज हासिल करने का लक्ष्य रखा गया? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 और कराची अधिवेशन 1929। तो इसमें बनारस अधिवेशन 1905 में स्वराज की बात तो की गई थी, लेकिन इसका लक्ष्य नहीं तय किया गया था। इसमें 1905 के बनारस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी उपस्थित नहीं थे और अपने
संदेश में उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन कलकत्ता अधिवेशन 1906 में अध्यक्षीय भाषण से दादा भाई नौरोजी ने स्वराज हासिल करने के लिए कांग्रेस का लक्ष्य रखा। सूरत अधिवेशन में ये अलग ही विषय है, इसमें कांग्रेस की फूट हुई, और कराची अधिवेशन 1929 में ये मौलिक अधिकारों से संबंधित था। तो इसमें कलकत्ता अधिवेशन 1906 आपका सही है। वह गवर्नर जनरल जो फारसी और बंगला दोनों भाषा को जानता था, ये वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगला और फारसी दोनों भाषा जानते थे। भारत में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके काल में हुआ था, यानी किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। बेंटिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं, डलहौजी भी नहीं। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। मदर इंडिया किसकी कृति है? तो ये लाला लाजपत राय की है। मदर इंडिया लाला लाजपत राय की कृति है। स्टूडेंट्स, कांग्रेस के 1885 से 1905 तक का काल कहा जाता है उदार तथा नरम राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है। यही सही है। उग्र राष्ट्रीयता का काल उसके बाद आता है। क्रांतिकारी राष्ट्रीयता ही उग्र राष्ट्रीयता में आ जाता है। संवैधानिक विकास का काल उसके फिर बाद आता है। इसमें जब से कांग्रेस की स्थापना हुई और तब से 1905 तक कितने इतिहासकारों ने या राष्ट्रवादियों ने अनुनय विनय या भिक्षा मांगने का काल कहा है। तो इसमें उदार तथा नरम राष्ट्रीयता का काल होगा। भारत की किस गवर्नर जनरल द्वारा सहायक संधि लाई गई? तो ये वेलेस्ली द्वारा लाई गई थी। सहायक संधि तो और वायसराय किए थे, लेकिन एक नीति, एक पॉलिसी के रूप में वेलेस्ली ने सहायक संधि को स्थापित किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये सर चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ये 1835 में आए थे और उन्होंने भारतीय प्रेस पर काफी प्रतिबंध हटा दिए थे, तो इसीलिए इनको कहा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। लॉर्ड रिपन नहीं थे, लीटन में ये भी नहीं थे। किस धर्म सुधारक को भारतीय लूथर कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को। भारत में प्रथम डाक टिकट प्रचलित हुआ 1852 में। 1893 में तार होता है, तार जो कम्युनिकेशन का होता है, वो शुरू हुआ था 1853 में, जबकि आपको डाक टिकट 1852 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। एक्चुअली पिंडारियों का दमन मराठा युद्ध से है। अंतिम मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स को शक था कि पिंडारी मराठा का साथ दे सकते हैं, इसलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पहले पिंडारियों का दमन करना शुरू किया और उसी की शुरुआत ही आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। तो इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स, क्लाइव कर्जन ने। हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने की थी? तो ये डलहौजी कुख्यात है, इसे सभी को पता है। और इसके पहले ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, लेकिन एक नीति, एक पॉलिसी के रूप में डलहौजी ने इसको लागू किया। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड एटली, पैथिक लॉरेंस, एस्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। तो इसमें एटली कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस थे, एस्टेफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे जो सेनापति थे। आधुनिक स्थानीय स्वशासन किसने प्रारंभ की? तो लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स की मांग पहली बार कब की? ये 1908 में की थी। डोमिनियन स्टेट्स स्टूडेंट बता दें, ये एक शासन करने की पद्धति थी जिसमें जिस देश पर अंग्रेज शासन करते थे तो शासन में उस देश के नागरिकों की भागीदारी होती थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व अंग्रेजों के हाथ में होता था।
तो ये डोमिनियन स्टेट्स था। तो अंग्रेज 1942 तक केवल डोमिनियन स्टेट्स ही देते रहे, जबकि कांग्रेस का काफी विकास हो गया था और 1908 के बाद 1929 से स्वराज की मांग होने लगी थी। डोमिनियन स्टेट्स अब नहीं रहा। मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी थी, नेहरू कमेटी में भी डोमिनियन स्टेट्स की मांग की गई थी। चापलूसों का सम्मेलन की संज्ञा कांग्रेस को किसने दी थी? तो तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने चापलूसों का सम्मेलन कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, जिसमें तिलक ने कटाक्ष किया था कि यह सरकार की चापलूसों का सम्मेलन है। स्टूडेंट्स, एक अक्सर प्रॉब्लम पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक मांग सरकार से क्या होता था। तो इसकी एक हम लिस्ट यहाँ दे रहे हैं। पहला है आयातित सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क में कमी न करना। आयात शुल्क में कमी न करना, इससे भारतीय सूती वस्त्र को फायदा होगा, क्योंकि जब टैरिफ शुल्क बढ़ाया जाएगा तो विदेश से कपड़े भारत में नहीं आएंगे, तो भारतीय कपड़ों की मांग बढ़ेगी। तो इसलिए आयात शुल्क को ये बढ़ाना चाहते थे। तो यही ये कह रहे हैं कि भारतीय मांग करते कमी न करना। दूसरा है हथियार रखने का अधिकार देना। 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार ले लिया गया था। तो ये क्या था? प्रेस की आजादी, सेना पर खर्च में कटौती। भारत सेना पर खर्च करता था, लेकिन सेना का उपयोग अंग्रेज इंग्लैंड अपने लिए करता था। विदेशों में अक्सर इनका दौरा होता था, तो इससे भारत को कोई फायदा नहीं होता था। इसलिए कांग्रेस मांग करती थी कि सेना के खर्च में कटौती की जाए। आपदा के शिकार लोगों के सहायता में बढ़ोतरी। आपदा में जो लोग मारे जाते हैं तो उनके सहायता में जो राशि दी जाती है उसको बढ़ाया जाए। अर्धसैनिक बलों में भारतीयों को शामिल करना। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों के मुकदमे की सुनवाई का अधिकार। जैसे आपने इल्बर्ट बिल में देखा था कि अंग्रेजों ने काफी विरोध किया था इसका। तो अंग्रेज मतदाताओं के बीच प्रयास करना कि वे उसी को वोट दें जो भारतीयों को हितों को ख्याल में रखे। तो इसी को लेकर के इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अंग्रेजों के बीच जाकर के ये प्रचार करती थी कि ये उसी सरकार को वोट दें जो भारतीय हितों को ध्यान रखे। और इसी को लेकर के दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए जय हिंद।